हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस चैप्टर में गांव के बारे में पढ़ेंगे और गांव कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और गांव के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे लैंड फिक्स होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। बच्चों को 9th में इकोनॉमिक्स मिलती है, इससे पहले तो आई होप इकोनॉमिक्स बच्चों के पास में नहीं होती है, तो उनके लिए एक बिल्कुल ये न्यूली सब्जेक्ट होता है। तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो उसमें चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक का अगर मेन पर्पस देखें ना, तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक जो होता है ना, वो पैसे से रिलेटेड होता है। हमारी कंट्री में जो भी पैसा आता है उसे हम इकोनॉमी से रिलेटेड करते हैं, इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जिन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स होता है। मीन्स दोनों ही चीज़ें अलग हैं। इकोनॉमी होता है पैसे से रिलेटेड, जो भी हमारी कंट्री की इनकम वगैरह होती है उसको, जैसे बोलते हैं ना किसी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, वो तो पैसे से रिलेटेड वो चीज़ होती है इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स जो होता है वो उसी सब्जेक्ट को जब हम थ्योरेटिकली किसी बुक में पढ़ते हैं तो उस बुक का हम क्या नाम रख देते हैं? इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जिस गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रो तो ले लें कि उस गांव में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या वो बिल्कुल ही टिपिकल गांव है या नॉर्मली किसी मतलब कुछ फैसिलिटीज भी हैं उस गांव में, तो किस टाइप का गांव है, किस जगह एग्जिस्ट करता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आज इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी विलेज। तो अब आपको इस लाइन से ही पता चल गया होगा हाइपोथेटिकल का क्या मीनिंग होता है। जो हाइपोथेटिकल वर्ड है, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी का मीनिंग होता है काल्पनिक, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है, कहीं भी किसी भी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनकेस किसी के गांव का नाम पालमपुर है भी तो ये मत समझना ये स्टोरी उसके गांव की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी गांव को लिया गया है। आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इस गांव को लिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर रखा गया है उस गांव का नाम। ऐसा नहीं कि ढूंढते हुए चले जाओ कि कहीं पालमपुर गांव होगा, उसमें इतनी फैमिलीज है, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं मिलेगा ये गांव, क्योंकि ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हमारी इमेजिनेशन में। जैसे हम सोते हुए सपने देखते हैं ना, क्या वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। तो वही सारी चीज़ें इसे भी हमने अपने माइंड में, अपने सपनों में या फिर अपनी इमेजिनेशन में इस गाँव को बना लिया है, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, इमेजिनरी गांव है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। इस गांव की जो मेन एक्टिविटी क्या है इन पालमपुर? अदर एक्टिविटीज आर अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग। फार्मिंग जो है वो इस गांव की मेन एक्टिविटी है। मीन्स जो ज्यादातर लोग हैं इस गांव के, वो किस काम में लगे हुए हैं? वो फार्मिंग पे लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। मीन्स ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं इस गांव के ज्यादातर लोग। और दूसरा काम क्या है इनके पास? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा ऑप्शन ये है, ये छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं, चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक बहुत ही छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल। और क्या चीजें हैं इस गांव में? डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, शॉपकीपिंग है, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक एक्सेट्रा। ये सारी की सारी ही एक्टिविटी इस गांव में होती है। देखिए ये है आपका विलेज पालमपुर। इस टाइप के गांव होते थे ना,
तो ये है आपका विलेज पालमपुर, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है, रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में ये गांव है ही नहीं। ये सारी चीजें अवेलेबल है इस गांव में। लोग ज्यादातर किस में लगे हुए हैं, फार्मिंग में लगे हुए हैं, और दूसरा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। जो पालमपुर है वो टाउन से कनेक्टेड है, एक गांव है वो कुछ टाउन से भी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल टिपिकल गांव है, आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं है, दूर दूर तक किसी गांव से किसी टाउन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वेल कनेक्टेड है, मतलब अच्छा खासा है, इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा है, किसी टाउन से जुड़ता है। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। जो रायगंज है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है और एक बड़ा गांव है, छोटा गांव नहीं है, बड़ा गांव है। रायगंज एक बड़ा टाउन है, बड़ा गांव भी बोल सकते हो आपको, जो पालमपुर से कितनी दूरी पे है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद है एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स विद विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट टाउन ऑफ शाहपुरा। और देखो, एक पालमपुर छोटा गांव, फिर एक बड़ा गांव कौन सा है, रायगंज। रायगंज के एक टाउन से मिलता है, उस टाउन का क्या नाम है, उस टाउन का नाम है शाहपुर। जो नियरेस्ट टाउन है पालमपुर से, नियरेस्ट टाउन क्या है, शाहपुर और रायगंज। पालमपुर से ये दोनों ही पास में पड़ते हैं और ये दोनों से ही बहुत ही वेल कनेक्टेड गांव है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, और इसके अंदर हर टाइप का ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, मोटरसाइकिल भी अवेलेबल है, जीप भी मिलेगी आपको, ट्रक भी मिलेगी, ट्रैक्टर भी मिलेगी। मतलब आपको पालमपुर से अगर रायगंज जाना है तो भी ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल है। रायगंज से आपको शाहपुर जाना है तो भी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको पालमपुर एक गांव है तो वहाँ से अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इजीली आप वहाँ से किसी भी गांव में या किसी भी टाउन में, किसी भी विलेज में, कहीं भी इजीली जा सकते हो। क्यों? ड्यू टू वी हैव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें इस गांव में हम बात करें तो कि फैमिलीज कितनी रहती हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। मतलब टोटल अगर फैमिलीज की बात करें कि कितनी फैमिलीज इस गांव में रहती हैं, तो 450 फैमिलीज इस गांव के अंदर में रहती है। टोटल 450 450 फैमिली के करीब इस गांव में रहती है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। और ऐसा तो नहीं है कि 450 की 50 फैमिली की सारी सेम कास्ट की हो, सेम रिलीजन की हो, ऐसा नहीं है ना। 450 फैमिली सारी की सारी डिफरेंट ऑफ कास्ट है। डिफरेंट कास्ट, कुछ एससी हैं, कुछ एसटीज हैं, ठीक है, कुछ एससी हैं, कुछ एसटी हैं, लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। देखो, जो एससी है और जो एसटी है, गांव इतना बड़ा है, ये पूरा आपका गांव है, बट इनके लिए सिर्फ एक कॉर्नर में जगह दे रखी है, कहीं भी नहीं रह सकते। गांव के एक छोटे से कोने में इनके लिए जगह दे रखी है। इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। अब देखो, वैसे कहने को तो गांव है बट सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर। इट हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं एंड एक हाई स्कूल भी है। इट हैज 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो गांव तो है ये, एक विलेज पालमपुर जो है गांव है ये, बट गांव के साथ साथ में इसमें सारी चीजें अवेलेबल भी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर, स्कूल्स भी अवेलेबल है, प्राइमरी स्कूल भी है, और तो और एक हाई स्कूल भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट है। तो गांव होने के नाते यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ही यहाँ पर अवेलेबल है। The above fact shows that Palampur is a fairly well developed village। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पालमपुर गांव है ये बहुत ही क्रूड गांव ना होकर, बिल्कुल टिपिकल विलेज ना होकर एक डेवलप्ड गांव है। देखो, डेवलपिंग के लिए लोगों को सारी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं और यहाँ पर पालमपुर में वो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो हम किस वे से कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है वो वेल डेवलप्ड गांव नहीं है। तो आप सब यही कहोगे कि मैम ये तो एक वेल डेवलप्ड गांव है। क्यों है वेल डेवलप्ड गांव? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमें ये देखना है कि पालमपुर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का वो कैसे हो रहा है, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, और हमें उसमें किन किन चीजों की नीड होती है। तो इन सारी चीजों को हम इस वाले टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस, हमारा जो एम है वो एम क्या है, प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूस करनी है चीजें, क्या चीजें, गुड्स और सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विस जो हम चाहते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है, जिनकी हमें नीड है या फिर जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, there are 4 requirements for production of goods and services. These are known as factors of production. अब हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है या किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो गुड्स हो या फिर वो सर्विसेज हो, तो उनको गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ चीज़ों की नीड होती है। अब हम ऐसे ही थोड़ी प्रोड्यूस कर लेंगे, प्रोड्यूस करने के लिए भी तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनके थ्रू हम उसको प्रोड्यूस कर पाएँ या उनका प्रोडक्शन कर पाएँ। तो वो चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स हैं हमारे पास में। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ आए, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है, कि जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे, उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें किस चीज़ की होती है? अगर हमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो हमें पहली चीज़ क्या है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो ये देख रहे हो, ये लैंड एरिया। सबसे पहली जो जरूरत, देखो अगर आपको किसी जगह पर फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करनी है ना, तो उसके लिए भी आपके पास में लैंड होनी चाहिए। अब आपको कोई किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करोगे? अगर आपको खेती भी करनी है, खेती को भी प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी लैंड एरिया चाहिए। बिना लैंड एरिया के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी? लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। लैंड के साथ साथ हमें अदर नेचुरल रिसोर्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि वाटर की, फॉरेस्ट की एंड मिनरल्स की। इन सारी चीजों के बाद ही हम उस चीज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, तो आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट समझ आई कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, और लैंड के साथ ही हमें और भी जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी भी नीड होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड रिक्वायरमेंट, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब लैंड हमें मिल गई, अब लैंड पे जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? उसके लिए हमें लेबर की भी तो ज़रूरत है, जो वहां तक सामान को पहुंचाएंगे या जो उस लैंड पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लेबर की। एग्जाम्पल, पीपल हु विल डू द वर्क, जो उस लैंड पर काम कर सके, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लेबर की। विदाउट लेबर आप कोई भी काम कैसे कर सकते हो? कर सकते हैं क्या? विदाउट लेबर कोई भी काम नहीं कर सकते। लैंड एरिया है हमारे पास, उस लैंड एरिया पर जो वर्क होगा, जो वर्किंग पीपल होंगे, उनकी जरूरत होती है ना, और उन वर्किंग पीपल को हम क्या बोलते हैं? लेबर। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या और भी है इसमें? सम एक्टिविटीज रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। और इसमें देखिए जो लेबर होती है वो भी 2 टाइप की होती है। अब आप किसी भी पर्सन को तो ऐसे ही नहीं ले आओगे, उसके लिए भी तो एजुकेशन स्किल की जरूरत होती है। मान लो अभी आपको किसी मशीनरी पे काम करवाना है, अब आपके पास मशीनरी तो है, अब आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ के लेकर आओगे ना जो उस मशीन के बारे में अच्छे से, जिसको नॉलेज हो, जो स्किल्ड हो, जिसको पता हो कि ये यूज कैसे करनी है। आप किसी भी पर्सन को लाकर उसके पास नहीं बिठा दोगे। अगर आप किसी भी पर्सन को लाकर बिठाओगे तो वो काम सही से नहीं कर पाएगा। तो लेबर भी 2 टाइप की होती है, एक होती है वो जो स्किल्ड लेबर होती है, एजुकेटेड होती है, और एक वो होती है जो अनएजुकेटेड होती है, अनस्किल्ड होती है। ठीक है, तो हमें
हमें डिपेंड करता है कि वो वर्क कैसा है, काम कैसा है। नेचर टू वर्क के अकॉर्डिंग हम किसी भी लेबर को हायर करते हैं, ठीक है। हाईली एजुकेटेड लेबर की जरूरत है तो हम वहाँ पर हाईली एजुकेटेड लेबर को रखेंगे। अगर हमारा क्या है, सिर्फ सामान को एक से दूसरी जगह पहुँचाना है तो हम किसी भी पर्सन को रख सकते हैं। उस टाइम पे हमें किसी एजुकेटेड पर्सन की नीड नहीं है। अगर हमें किसी कंपनी में जॉब करवानी है, कंप्यूटराइज जॉब है, तो हम ऐसे पर्सन को लेंगे ना जिसको कंप्यूटर यूज करना आता हो। अब वहाँ एक अनएजुकेटेड पर्सन को थोड़ी ले लेंगे, उसमें सामान उठा के थोड़ी रखना है कि उस काम को कोई भी कर सकता है। हम उसी पर्सन को रखेंगे जो उस काम को बहुत अच्छे से जानता है, अच्छा से कर सकता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्स वर्कर हु कैन टू मैनुअल वर्क, और जो सिर्फ अपना फिजिकली मैनुअल वर्क कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन होता है जिनको स्किल और एजुकेशन की नीड नहीं होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? एग्जाम्पल ऑफ वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल इनपुट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो फिजिकल चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल होती है, जिसमें कुछ इनपुट्स होते हैं जो हमें डालने पड़ते हैं। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड है हमारी वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एटसेट्रा चीज़ें आ जाएंगी। अब आपने देखो लैंड भी है आपके पास में, लेबर भी मिल गई आपको। अब वो लेबर काम करेगी कैसे? कुछ मशीनरी भी तो होनी चाहिए, बताइए, मशीनरी भी तो होनी चाहिए। विदाउट मशीन के वो काम ही नहीं कर पाएगी। और मशीन हम अगर एक बार लेकर आते हैं या जो भी टूल्स हम लेकर आते हैं वो फिक्स कैपिटल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उन्हें हम बार बार खरीद कर नहीं लेकर आते हैं। एक बार लाया, रख लिया तो हमारी फिक्स कैपिटल है। जैसे अभी आप ये इलेक्ट्रिक बोर्ड देख रहे हो, ये फिक्स कैपिटल है। क्यों? क्योंकि अब इसको बार बार थोड़ी खरीदा जाएगा। एक बार बाय कर लिया, उसके बाद अब ये फिक्स्ड हो गया। तो ये एक मशीनरी है जो कि फिक्स्ड हो गई, इसको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। वो होते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल जिनको हम एक बार खरीद लेते हैं और एक बार के खरीदने के बाद हमें दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी की जगह अब हम वर्किंग कैपिटल देखें तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल अब हम मशीनरी पे काम भी कर रहे हैं, काम करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जो चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है, जो गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए एटलीस्ट रॉ मटेरियल तो हमारे पास में होना चाहिए ना। और रॉ मटेरियल के हमारे पास में पैसे इन हैंड होने चाहिए, हमारे हाथ में पैसे। अब ये चीज़ें बार बार खरीदी जाती हैं। वर्किंग कैपिटल वो आती है जिन चीज़ों को बार बार खरीदा जा रहा है। जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल लाएंगे तभी तो उसको मैन्युफैक्चर करके गुड्स बनाएंगे। तो अब ये जो रॉ मटेरियल ये बार बार खरीदा जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो बार बार खरीदी जाती है। जो बार बार चीज़ें खरीदी जाती है वो वर्किंग कैपिटल में आ गई है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल। अब लैंड है हमारे पास में, लेबर भी है, मशीनरी भी आ गई, हमारे पास मनी इन हैंड भी है जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं। अब इन सबको करने वाला कौन है? करने के लिए एक ह्यूमन की तो जरूरत है जो हमारी फोर्थ कैपिटल है, सॉरी ह्यूमन कैपिटल है। वो ह्यूमन होना चाहिए जो इसको काम करे। अब इतना बड़ा बिजनेस जो डेवलप कर रहा है वो कोई हाफ माइंड या फिर ऐसा तो पर्सन होगा नहीं जिसको किसी भी चीज़ की सेंस नहीं है। एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, जो इन सभी चीज़ों को एक सीरीज में चला सके और बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सके। उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होगा तो सारा काम बर्बाद हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस आउटपुट आइदर टू यूज आवर स्लेव्स और सेल इन द मार्केट। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और इन सबको करने वाला एक ह्यूमन होगा। जो इसको करने वाला जो ह्यूमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। और ये सारी चीजें विदाउट ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है, अब लैंड खुद ब खुद काम नहीं करेगी, लेबर खुद ब खुद नहीं आएगी। लेबर को जो पे करेगा पेमेंट वो भी तो एक ह्यूमन होगा। वही क्या होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो इन सारी चीज़ों पे आगे वर्क करता है। और वो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्टर्ब माइंड कर नहीं पा रहा।
एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो और काफ़ी नॉलेज हो। ओके, जिसको काफ़ी नॉलेज हो वो होता है एक ह्यूमन कैपिटल। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में होता है हम जिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन करते हैं वो होता है ऑर्गेनाइज ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑर्गेनाइज ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि विदाउट उनकी रिक्वायरमेंट हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उन चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होती है लैंड, क्योंकि विदाउट लैंड हम कुछ नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के लिए बेसिक नीड जो होती है वो लैंड होती है। आप कुछ भी करोगे तो लैंड की तो ज़रूरत आपको होगी, एक सरफेस तो एटलीस्ट चाहिए ना, तो उसके लिए लैंड। सेकेंड, लेबर, विदाउट लेबर भी आप कुछ नहीं कर सकते। लैंड है, अब उस खाली लैंड का आप क्या यूज़ करोगे। थर्ड है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या आ जाती है चीज़ें, फिक्स कैपिटल में आ जाती है आपकी जो फिक्स मशीनरी है, टूल्स है, ये सारी चीज़ें आपके फिक्स कैपिटल में आती हैं, जो एक बार खरीदने के बाद, एक बार बाय करने के बाद आपको बार बार बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वर्किंग कैपिटल वो है जिनकी आपको बार बार नीड पड़ती है, जो आप डे टू डे उसको बाय करते रहते हो, वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। अब जैसे आपकी कंपनी में कोई लेबर काम कर रहे है, उसको आप चाय पिला रहे हो बार बार, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल हो, क्योंकि उस चाय की नीड आपको बार बार हो रही है, आपके उसके लिए बार बार आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। फोर्थ है आपका ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हम जितने भी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, ये विदाउट ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो माइंड उस पर वर्क करेगा वो किसी ह्यूमन बीइंग का ही होगा। ओके, आई होप आपको ये अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी की चीज़ें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर चलिए मिलते हैं।